तांगा अपनी रफ्तार से चलकर गांव में आ चुका था। अभी 6 ही बजे थे, लेकिन सर्दी की वजह से अंधेरा होने लगा था और कोहरे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तांगा कुछ देर के बाद एक घर के बाहर आकर रुकता है। तांगे से एक उम्र दराज महिला नीचे आती है और बोलती है, कहां मर गई राजकुमारी? सामान लेकर अंदर आ जाना, जल्दी करो। इतना बोल वो महिला घर के अंदर चली जाती है। तांगे से एक कम उम्र लगभग 21 साल की लड़की, जिसने अपने बाल बांधे हुए हैं और एक शॉल को अपने कंधों से लपेटकर ओढ़ रखा है, वो धीरे से नीचे उतरती है और 4 बैग तांगे से उतारकर नीचे रख लेती है। तांगा वहां से चला जाता है और वो लड़की एक एक बैग घर के अंदर रखने लगती है। अंदर आते ही वो उस औरत को पानी देती है और बोलती है, काकी माँ, आप बैठो, मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ। जहर दे दे मुझे, और क्या देगी अब? वो महिला उसे गुस्से से देखती और बोलती है। लड़की बिना कुछ कहे जाने लगती है तो महिला बोलती है, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, वैद्य जी से वो दवाई ले आ जल्दी से। लड़की नम आंखों से बोलती है, काकी माँ, अंधेरा हो गया है, अभी मैं आपके पैर दबा दूं क्या काकी माँ, और दवाई कल ले आऊं? सुनाई नहीं देता क्या? मुझे अभी दवाई चाहिए, और अभी कोई अंधेरा नहीं है, और ना तू इतनी जल्दी मेरा पीछा छोड़ने वाली है। जा अब। महिला के इतने बोलने पर लड़की नम आंखों से वैद्य जी के घर जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ एक बड़ी सी हवेली में एक महिला किसी को आवाज लगाकर बोलती है, ठाकुर साहब, खाना अभी लगवाएं या कुछ देर बाद? अरे नहीं भारती जी, अभी जरा अपने लाडले को तो आ जाने दो, बाहर इतनी सर्दी है फिर भी अभी तक बाहर है। ये उस महिला के पति हैं जिनका नाम दुष्यंत है और सब उन्हें ठाकुर साहब बुलाते हैं। इतना सुन भारती जी उनकी तरफ चाय लेकर आते हुए कुछ परेशान होते हुए बोलती हैं कि आपके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है और अब तो मैं खुद उसके गुस्से से डरने लगी हूँ, कुछ पता नहीं क्या कर दे। अरे बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठाकुरों का खून है, इसीलिए थोड़ा बहुत गुस्सा तो आम बात है। रमा देवी आते हुए बोलती हैं, जो भारती जी की सास और दुष्यंत की माँ है। उनकी बात सुन दुष्यंत जी मुस्कुरा देते हैं और भारती जी बस चुप हो जाती हैं। दूसरी तरफ लड़की डरते हुए वैद्य जी के घर के लिए जा रही होती है। सर्दी से वो खुद से ही सिमटी जा रही थी। बस एक झीना सा सूट सलवार पहना था उसने और ऊपर से एक शॉल। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, सामने से एक गाड़ी आती, जिसकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने से वो अपना हाथ चेहरे के सामने ले आती है और रुक जाती है। गाड़ी भी उसके सामने रुक जाती है। गाड़ी में 2 लड़के होते हैं, जिनमें से एक बोलता है, कहाँ जा रही हो इस वक्त, और कौन हो? जी वो मैं। अरे बोलो भी अब, ये क्या जी में लगा रखा है? वो हंसते हुए बोलता है, जी वो मैं वैद्य जी के घर जा रही हूँ। लड़की अपना हाथ चेहरे पर रखे हुए बोलती है, लेकिन सामने कौन है ये देखने के लिए बस हाथ थोड़ा नीचे करती है, जिससे सिर्फ उसकी नीली आंखें नजर आती हैं। वो लड़का बाहर ही था, लेकिन गाड़ी में बैठा दूसरा लड़का उसकी आवाज सुनता है तो उसकी आंखों को देखने लगता है। लड़की इतना बोल जाने लगती है तो गाड़ी में बैठा दूसरा लड़का बाहर आता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि कुछ पूछा था तुमसे, नाम तुम्हारा? लड़की उसे देखने की कोशिश कर रही थी पर अंधेरे की वजह से देख नहीं पाई और बोलती है कि हाथ छोड़िए मेरा। नाम बोलो। लड़का बोलता है, प्रीत।
प्रीत नाम है मेरा। इतना बोल प्रीत अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है और लड़का वहीं खड़ा रह जाता है। तभी उसका दोस्त बोलता है, प्रेम क्या हुआ, इस बार ये पसंद आ गई क्या? प्रेम अपने हाथ की तरफ देखता हुआ बोलता है, यार गौरव, उसके हाथ बहुत ठंडे थे, कुछ ज्यादा ही, और नीले पड़ गए थे। अरे प्रेम बाबू ने तो बड़ा ध्यान दिया, पर इसमें सोचने वाली क्या बात है? इतनी सर्दी में हाथ ठंडे नहीं होंगे तो क्या होंगे? और ऊपर से तेरा डर। मैंने तो बस अकेले देखा तो सोचा कहीं कोई परेशानी तो नहीं जो इस वक्त अकेली जा रही है, पर तूने तो उसे डरा ही दिया। अब हाथ उसके ठंडे नहीं होंगे तो क्या मेरे होंगे? वैसे तूने कब देखा उसके हाथ नीले हैं? प्रेम बस मुस्कुरा देता है और बोलता है, उसके हाथ और आंखें ही तो देखी थी बस। उसने चेहरे के सामने अपने हाथों को ही तो रखा था। तो गौरव बोलता है, बड़ा ध्यान दिया भाई तूने तो, पर भाई अभी घर पर ध्यान दे और जल्दी चल, वरना मामी मेरी जान ले लेगी और तेरी भी। हाँ हाँ चल। इतना बोल दोनों निकल जाते हैं और प्रीत जैसे ही वैद्य जी के घर आती है तो वैद्य जी प्रीत को देख बोलते हैं, बेटा तू इस समय? जी वो काका, वो काकी माँ को। इस तरह प्रीत को बोलता देख वैद्य जी बोलते हैं, तू कुछ मत बोल, मैं सब समझ गया, तू बैठ, मैं अभी दवाई लेकर आया। और ये बता, कुछ खाया या नहीं तूने? प्रीत ने ना में गर्दन हिला दिया। तो वैद्य जी बोलते हैं, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए भी ले आ रहा हूँ, तू बैठ आराम से। नहीं काका, काकी माँ इंतजार कर रही होगी मेरा, आप बस दवाई दे दो। प्रीत जैसे ही दवाई के लिए हाथ बढ़ाती है, उसके हाथ देख वैद्य जी की आंखें भर आती हैं और बोलते हैं, कोई इंतजार नहीं कर रही होगी वो तेरा, और ये हाथ नीले पड़ गए हैं तेरे। इतनी सर्दी में भी वो तुझसे ठंडे पानी से काम करा रही है। अरे नहीं काका, वो मैं तो खुद ही, इतना काम होता है तो बस। प्रीत नजरें चुराते हुए बोलती है, बस कर, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये तेरे काकी माँ की दवाई और ये तेरी, हाथों पर लगाकर सो जाना, आराम मिलेगा। वैद्य जी प्रीत को दवाई देते हुए बोलते हैं, जी जी वैद्य जी। इतना बोल प्रीत वापस घर के लिए निकल जाती है।